कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। चुनावी मौसम है और इस मौसम में राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी 5 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी किया। 5 न्याय और 25 गारंटी वाले इस घोषणा पत्र को कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के इस न्याय पत्र को मुस्लिम लीग की झलक वाला घोषणा पत्र कह दिया। नमस्कार, मैं हूं रुचान। विभाजन के दुखद इतिहास से कांग्रेस के घोषणा पत्र का क्या संबंध है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा क्या है जो पाकिस्तान को जन्म देने वाली मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र की झलक है? आज के इस एपिसोड में हम यही डिकोड करेंगे। आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो की रियल स्टोरी बताएंगे। तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 1930 के दशक के मुस्लिम लीग के घोषणा पत्रों से कई समानताएं हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की तरह कांग्रेस का घोषणा पत्र भी बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं के खिलाफ प्रतीत होता है। मुस्लिम लीग की तरह कांग्रेस का मैनिफेस्टो अल्पसंख्यक समुदाय के पर्सनल लॉ के पालन का पक्षधर दिखाई देता है। पर्सनल लॉ के अधिकारों की बात करने वाला ये घोषणा पत्र यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के प्रति कांग्रेस के विरोधी रुख को भी दर्शाता है। तो आइए मुस्लिम लीग के 1936 के घोषणा पत्र, मोहम्मद अली जिन्ना की 1929 की 14 सूत्रीय मांगों और 2024 के कांग्रेस के घोषणा पत्र पर नजर डालते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पॉइंट नंबर 7 पर गौर कीजिए, जो 1936 के मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र के एक बिंदु से मिलता जुलता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है, कांग्रेस विल इंश्योर दैट लाइक एवरी सिटीजन माइनॉरिटीज हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ड्रेस, फूड, लैंग्वेज एंड पर्सनल लॉ। अब मुस्लिम लीग ने 1936 के अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा था वो भी सुनिए। To protect religious right of Muslims in which connection for all matters of purely religious character, due weight shall be given to opinions of Jamiat Ulema-e-Hind and Mujahids to make every effort to secure the repeal of all repressive laws. कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में पर्सनल लॉ में किसी भी तरह के सुधार और बदलाव के लिए मुसलमानों को वीटो दे रही है, जिस तरह मुस्लिम लीग ने दिया था। लेकिन जब हिंदू पर्सनल लॉ की बात आती है तो इस तरह का कोई वीटो नहीं है। यहाँ हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि 1936 में मुस्लिम लीग की इन्हीं घोषणाओं के कारण 1937 में भारत में शरीयत कानून लागू हुआ था। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह के उस विचार को दोहरा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों का भारत के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। ये वही सूत्र है जिसे 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने और फिर 1936 में मुस्लिम लीग ने अपनाया था। स्क्रीन पर आप जिन्ना साहब की 1929 की 14 सूत्री मांगों को देख सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 248 कहता है कि सभी रेजिडुअरी पावर्स भारतीय संसद में निहित हैं। ये संविधान की प्रस्तावना के अनुसार है, जो कहता है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी एकता और अखंडता हर हाल में बनी रहनी चाहिए। जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी वर्षों से कहते आ रहे हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि सिर्फ राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज नॉट डिस्क्राइब्ड as a nation, it is described as a union of states. कांग्रेस के मौजूदा घोषणा पत्र में 7वीं अनुसूची की शक्तियों में परिवर्तन का वादा भी किया गया है, जिसमें कहा है कि खुफिया एजेंसियों को संसद या संबंधित राज्य सरकारों के अधीन लाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो नतीजा ये होगा कि न केवल जांच पड़ताल की समस्या जटिल हो जाएगी, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा में लगे महत्वपूर्ण संगठनों के कामकाज में भी बाधा उत्पन्न होगी। कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर केंद्र या राज्य सरकार या किसी और के द्वारा नियुक्त पैनल के अधिक दबाव से ऑपरेशनल संबंधी बाधाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। यानी कांग्रेस का ये वादा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों में पहली मांग की सटीक कॉपी है, जहां उन्होंने मांग की थी कि रेजिडुअरी पावर्स प्रांतों के पास हो। ये बात तो पूरा देश जानता था कि जिन्ना साहब की मांगों का उद्देश्य क्या था। वो जिन्ना ही थे जिन्होंने कहा था कि 3 प्रांतों में अपरिवर्तित और अपरिवर्तनीय मुस्लिम बहुमत हो, और यही वो विचार था जिसने अंततः विभाजन की पटकथा लिखी। देश एक स्वर से कह रहा है
आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। बीजेपी का कहना है कि दशकों बाद कांग्रेस फिर उसी रास्ते पर चल रही है। कांग्रेस पर आरोप गंभीर हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये आरोप निराधार नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की इसी बात को ले लीजिए, जहां वो कहते हैं कि कांग्रेस के राज में आरक्षण का नया मानदंड होगा। कांग्रेस सरकार SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक बढ़ाना चाहती है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, वो निजी शिक्षण संस्थानों में भी रिजर्वेशन चाहते हैं। अपलिफ्टमेंट यानी उत्थान का नाम लेकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं। अब जरा सोच कर देखिए, ऐसा हुआ तो इसका देश के एजुकेशन सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पूरे कारोबारी माहौल पर कितना हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि फिर हम योग्य नहीं सिर्फ पात्र लोगों का देश बनकर रह जाएंगे। कांग्रेस का प्लान ये भी है कि वो एक डाइवर्सिटी कमीशन यानी विविधता आयोग का गठन करेगी। ये आयोग एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में डाइवर्सिटी की निगरानी, माप और बढ़ावा देने का काम करेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक समूहों के संचालन में सीधा हस्तक्षेप करेगी, जबकि वर्तमान में किसी भी संस्थान में नियुक्ति या नामांकन को अपलिफ्टमेंट के नाम पर राज्य सरकार द्वारा रेगुलेट नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी धन का पुनर्वितरण कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का दावा है कि जाति जनगणना के पीछे का मकसद इक्वल इक्विटी यानी समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का था, जिसे वो धन के पुनर्वितरण के माध्यम से हासिल करेंगे। कुछ लोग इसे पॉलिटिकल स्टंट समझ रहे हैं, लेकिन ये विचार वाकई खतरनाक है, क्योंकि इसका नतीजा खतरनाक होगा। मध्यम वर्ग को मुफ्त कार्यक्रमों के लिए धन इकट्ठा करने की कवायद में ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है और यहां तक कि संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण भी हो सकता है, जैसा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1969 में बैंकों के साथ किया था। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 2 और वादे किए हैं। पहला ये कि उनकी सरकार बनी तो गरीब घर की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए और दूसरा MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानून की गारंटी। ये दोनों ही वित्तीय मुद्दे हैं। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान वादा तो कर दिया, लेकिन शायद ये नहीं सोचा कि दोनों ही वादों की कीमत सालाना 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगी, यानी बजट व्यय का 1/3 हिस्सा। अर्थशास्त्री मानते हैं कि कांग्रेस के दोनों वादे व्यवहारिक और वित्तीय दृष्टि से असंभव हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो गंभीर असमंजस या भटकाव वाला डॉक्यूमेंट है। घोषणा पत्र में ये स्पष्ट नहीं है कि पर्सनल लॉ के पालन की हद क्या होगी। क्या मुसलमानों को शरिया कानून का पालन करने की अनुमति होगी? क्या बहुविवाह को राज्य की स्वीकृति मिलेगी? क्या पर्दा प्रथा फिर से लागू हो जाएगी, या फिर 3 तलाक के खिलाफ बने कानून को कांग्रेस सरकार रद्द कर देगी? इन तमाम सवालों का जवाब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भले ही ना मिले, लेकिन कांग्रेस की समान नागरिक संहिता के खिलाफ नियत क्रिस्टल क्लियर है। कांग्रेस ने ऊंचे सुर में MSP के लिए कानूनी गारंटी का वादा किया, जिससे दोहरे अंक में फूड इन्फ्लेशन की समस्या पैदा होने की प्रबल संभावना है। चलिए मान लेते हैं कि कांग्रेस सरकार निजी कंपनियों को सरकार द्वारा घोषित कीमतों पर MSP फसलें खरीदने के लिए कहती है। परिणाम ये होगा कि इससे FMCG कंपनियों और रेस्तरां के लिए इनपुट लागत बहुत बढ़ जाएगी और आखिरकार लागत का बोझ उपभोक्ता पर यानी हम सभी पर आएगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्यायपालिका के साथ छेड़छाड़ के भी संकेत मिलते हैं। कांग्रेस का दावा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाएगी। कांग्रेस का कहना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कुछ खास समुदायों से अधिक होगी, क्योंकि उनके चुनावी वादों की लिस्ट में अधिक SC, ST और OBC न्यायाधीशों का वादा भी शामिल है, जो योग्यता के सिद्धांतों के साथ अन्यायपूर्ण है। कांग्रेस के वादों में एक वादा यह भी है कि नीतिगत प्राथमिकता उन व्यवसायों को दी जाएगी जो अधिक संख्या में नौकरियां पैदा करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वो सेमीकंडक्टर जैसे रणनीतिक उद्योगों की तुलना में चीप लेबर वाले उद्योगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये देश के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों के लिए बेहद हानिकारक है और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में भी बहुत बड़ी बाधा बनेगा। यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देश के विकास के लिए बाधक है और मुस्लिम लीग के 1936 के घोषणा पत्र और जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों की स्पष्ट छाप है। फैसला आपकी एक उंगली पर है। फैसला ये कि आप देश के विकास को स्पीड देने वाली सरकार चाहते हैं या हो रहे विकास के लिए स्पीड ब्रेकर सरकार चाहते हैं। और कांग्रेस द्वारा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बात करें तो शाह बानो का मामला तो हम सबको याद ही है। रियल स्टोरी के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर आपके क्या विचार हैं, आप लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें।
आपके विचारों का हम इंतजार करेंगे और अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। और हाँ, वोट देने के अपने सबसे महत्वपूर्ण अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें।